सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे देखिए, मैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय का जो नया राजू सीरीज आया है 2024 संस्करण का, जो 2024 में आपकी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए यहाँ पे मैं लगातार प्रयासरत हूँ। और यहाँ पे हम आपके राजन सीरीज जो है उसके सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा दिए थे और अति लघुत्तरी में प्रश्न संख्या 50 तक मैंने करा दिया है। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 51 से देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देखिए, अपनी प्रैक्टिस अच्छी करिए और साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, रफ लेकर के बैठिए, वहां पे आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये प्रश्न। अब हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए गए, सभी वीडियोस, सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सभी विषयों के राजन पवन सीरीज क्लासेस को आप देखिए चैप्टर वाइज। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 51 है, क्या कह रहा है? 16,292 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16,292, अब इसमें 6 कहाँ है? यहाँ पर है। और ये कौन सा स्थान है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का स्थान है, तो 6 में गुणा हो जाएगा 1000 से। ठीक है, 1000 से गुणा हो जाएगा। देखिए इकाई के स्थान पे रहता है तो 1 से गुणा, दहाई के तो 10, सैकड़े पे तो 100, हजार में तो 1000 से। ठीक है, हजार के स्थान पे है, तो ये इसका स्थानीय मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा 6000। ये आपने स्थानीय मान निकाल लिया। और कोई भी संख्या दी रहे, अगर उसका जातीय मान पूछ रहा है तो जातीय मान होता है उसका खुद का मान, स्वयं का मान। ठीक है, अब 10 रुपए की नोट जो है वह आप संसार में कहीं भी लेकर के चले जाइए, ठीक है, उसको मोड़ दीजिए, किसी देश में लेके चले जाइए, लेकिन जो 10 रुपए की वैल्यू है वह 10 रुपए ही रहेगी। तो इस तरीके से जो 6 है, 6 का जो जातीय मान का मतलब होता है खुद का मान, स्वयं का मान, तो इसका मान 6 ही रहेगा। ठीक है, जब इस संख्या में 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6000 आ जाएगा, और इसी संख्या में 6 का जातीय मान निकालेंगे, चाहे इस संख्या में निकालिए या किसी भी संख्या में 6 का जातीय मान निकालेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 5 बार आप 9 लिख दीजिए, ये हो गया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। और छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 5 अंकों की एक अंक, पहले तो 5, जब छोटी से छोटी संख्या लिखना होता है तो पहले 1 लिखते हैं, और 5 अंकों का लिखना है तो एक अंक ले गया, अब 4 अंक बचे तो 4 जीरो लिख दीजिए। ये कितने हैं टोटल? 5 अंक है, ये हो जाएगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है मतलब कि दोनों संख्याओं को घटा लेना है। ठीक है, तो 99,999 में से 10,000 आप घटा लीजिए। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, देखिए तो 9 9 9 9 और ये 8, 89,999। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, 1 से लेकर के 100 तक की समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये इस तरीके से आपको 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, इस तरीके से आपको धन 100, ये आपको निकालना है। ठीक, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये होता है। ठीक है, अब
यहाँ पे आपको 100 संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि n की वैल्यू जो है वह 100 है, तो 100 रख दीजिए। और n धन 1 यानी कि 100 धन 1 हो जाएगा 101, और बटे में है 2, गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 50, और 50 गुणे हो जाएगा 101। अब 101 में गुणा कर लीजिए 50 का, या 5 से गुणा कर लीजिए, एक शून्य अलग से लगेगा, और 5 का गुणा होगा 505, तो 5050 ये वैल्यू आ जाएगा, यानी कि प्रथम 100 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वह 5050 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा आप ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी यहीं पे आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का आप माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य पूछ लेता तो 100 संख्याओं का योग तब भी आपको निकालना पड़ता, और इस योग में जो योग आया है, इस योग में आपको 100 संख्याओं का निकालना है, तो 100 से भाग देना रहता, तो वैल्यू कितनी आ जाती 50.50, यानी कि एवरेज जो मान आ जाएगा वह 50.50 का आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से इस तरीके के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, परिधि को परिभाषित कीजिए। परिधि किसमें होता है? परिधि जो होता है वह वृत्त में होता है, तो वृत्ताकार घेरे की परिमाप को वृत्त की परिधि कहा जाता है। ठीक, अब कोई भी वृत्त है, कोई भी वृत्त है, तो इस वृत्त में किसी एक बिंदु ए से जब आप चलना स्टार्ट करेंगे और फिर उसी बिंदु पे ए पे आ जाएंगे, इस तरीके से चलते चलते परिधि पे ही, तो इसको क्या कहेंगे? इस कंप्लीट दूरी को परिधि कहते हैं, और इसका मान होता है 2 पाई आर, जहां आर जो है यह इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये दूरी है केंद्र से परिधि की दूरी। तो इस तरीके से ये आ गया आपका। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55, कोण को परिभाषित कीजिए। तो दो रेखाओं के बीच, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। इस तरीके से ये दो रेखाएं हैं ए बी और ये बी सी, इन दोनों के बीच में ये जो झुकाव है इसको क्या कहा जाता है? इसी को कोण कहा जाता है, इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, त्रिभुज किसे कहते हैं बताइए। तीन असंरेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। या फिर इससे आसान परिभाषा भी अगर आप चाहें तो आपको पता है कि त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, इस तरीके से त्रिभुज बनता है। अब त्रिभुज को आप कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। और उसके आगे लिख सकते हैं, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, इसमें तीन कोण होते हैं, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए बी सी। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, वर्ग से क्या आशय है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा चारों कोण 90 अंश के होते हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। तो चार समान भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वर्ग कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से ये सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण जो हैं वह 90 अंश के हों तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, एक दूसरे पे 90 अंश पे भी काटते हैं, और ये दोनों भुजाएं जो हैं वह समांतर भी होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, व्यास किसे कहते हैं। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है व्यास कहलाती है। अब कोई वृत्त है, इस वृत्त में यहाँ पे O केंद्र है, अब परिधि पे कहीं भी दो बिंदु स्थित है, मान लेते हैं यहाँ पे A स्थित है और यहाँ पे B स्थित है, तो इस ए बी बिंदु को मिलाने वाली और केंद्र से होकर के जाने वाली जो रेखा है वह कहलाती है व्यास। ठीक, और व्यास हमेशा ध्यान रखिएगा इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, और यह सबसे बड़ी जीवा भी होती है। जीवा को भी यही कहते हैं कि ये परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है, लेकिन जीवा तो ये भी है, ये भी जीवा है आपकी।
ये भी जीवा है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है, व्यास की लंबाई 2r होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर भी आ रहे इधर भी आ रहे, तो ये व्यास समझ गए आप। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59। यदि करनी में 19,600 का मान जो है वह 140 है, तो करनी में 0.0196 का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, करनी में 0.0196। ठीक, अब इसको देखिए लिख कितना सकते हैं, दशमलव संख्या को अगर हम भिन्न में लिखना चाहें, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, हम चाहें तो ऊपर नीचे, यहाँ पे कुछ नहीं है तब भी हर तो एक है, अब ऊपर नीचे आप इसमें देखिए 4 स्थान दशमलव हमको खिसकाना है, तब हमको संख्या पूरी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, दशमलव पूरा पूरा हट जाएगा, तो यहाँ पे एक के आगे 4 शून्य से यानी कि 10,000 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 196 और ये 10,000। ठीक, 4 शून्य, एक के आगे 4 शून्य से गुणा हुआ है, तो ये 4 स्थान दशमलव खिसक गया है। अब इसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 196 बटे, इसको कितना लिख सकते हैं, 10 के घाते 4। अब इसके आगे देखिए 196 कितना होता है, 196 14 का वर्ग होता है, और इसको लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 10 के घाते 4 है, तो इसको 2 के घाते 2, फिर 2 का गुणा 2 में होगा तो घाते 4, मतलब वही लिखा हुआ है। तो अब ये 4 और बटे ये 14 और बटे 10 के स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे करनी है। अब देखिए स्क्वायर और ये करनी हट जाएगी, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है 14 बटे 10 का स्क्वायर, और इसका मान हो जाएगा 14/100। 14/100 यानी कि 0.14। ये मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 0.14, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ये नॉर्मल सॉल्व करने का तरीका है आपका। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इस वैल्यू का इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान आप रखिए इस बात को। तो एक तरीका और जो आप यहाँ पे अपना सकते हैं, आप चाहें तो इस करनी में जो दिया गया है जिसका मान हमको निकालना है, उसको लिख सकते हैं 0.0196, और हमको मान दिया गया है 19,600 का। तो अब इसको लिखिए आप जरा, इसको आप चाहें तो आपको संख्याओं को अगर कन्वर्ट करना है, तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, आपने अगर साइंटिफिक वे में कैसे पावर्स में कन्वर्ट करते हैं वो अगर आपने पढ़ा हो, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 19,000 अगर 600 हमको बनाना है, तो यहाँ पे कितने स्थान हमको दशमलव खिसकाना पड़ेगा, 4 तो ये और 2 शून्य और 6 स्थान, तो ये इतना हम लिख देंगे, और उसके बाद 10 के घाते ऋण 6 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद ऋण 6 का रूट अगर हम लेते हैं, ऋण 6 का रूट लेते हैं तो कितना आएगा, ऋण 6 को हम लिख सकते हैं ऋण 3 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि ऋण 3 बाहर आ जाएगा, और ये करनी में हो जाएगा 19,600। अब 10 के घाते ऋण 3 और गुणे 19,600 की वैल्यू कितनी है, 140। 140, अब इसको आगे करेंगे सॉल्व, तो ये 10 के घाते ऋण 6 गुणे में है, तो इसको बटे में ले जाएंगे, तो ये हर में आ जाएगा 1,000, फिर भाग होगा तो ये जगह 0.140, 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि 1000 से भाग हो रहा है, तो वैल्यू वही आ जाएगी 0.14। दोनों ही करने का सही तरीका है, लेकिन जो मान दिया गया है उसके अनुसार अगर करेंगे तो इस तरीके से कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से कुछ अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है, तो आप 1-2 बार करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी ये तो तरीका है ही, ठीक है, ये नॉर्मल तरीका अपना है, इससे आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 60। 3 रुपए 8 पैसे को रुपए में लिखिए। 3 रुपए 8 पैसे को रुपए में ही पूरा रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 3
रुपए 8 पैसे। तो 8 पैसे को भी रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रुपए। और 8 पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करना है तो 8/100 रुपए, ये लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब जब दोनों रुपए हो गए हैं तो जोड़ सकते हैं, 3 धन 8/100, और इसको लिख सकते हैं 3 धन 100 से भाग जाएगा, 2 स्थान पे दशमलव लगेगा, 0.08, यानी कि हो जाएगा 3.08 रुपए। ठीक, यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, सम भिन्न किसे कहते हैं? तो जिन भिन्नों के अंश हर से छोटे होते हैं, तो इस प्रकार के भिन्नों को सम भिन्न या उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2/3 है, इसमें 2 जो अंश है वह हर 3 से छोटा है, 4/7 है, 3/10 है, 1/7 है। ये सभी सम भिन्न या उचित भिन्न आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जिस भिन्न में जो अंश है वह छोटा है अगर हर से, तो उस भिन्न को हम कहेंगे सम भिन्न या उचित भिन्न। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 62 है, विषम भिन्न कहते हैं। तो उसी का उल्टा, अगर अंश जो है वह बड़ा हो जाए हर से, तो उसको हम क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। तो जिन भिन्नों में अंश हर से बड़ा होता है, इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 5/2, 12/7, 8/3, 17/11, 11/13, 11/13, ये तो नहीं सही है, 13/11 होगा, यहाँ 13/11 कर लीजिए। तो ये सभी क्या है? ये सभी विषम भिन्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63, 8.754 को विस्तारित रूप में लिखिए। अब इसको विस्तारित रूप में लिखने का मतलब क्या है? 8.754 को, तो देखिए दशमलव के बाद हम सभी अंकों को उसके अनुसार लिख देंगे। जैसे 8 तो है ही हमारा, फिर इसको लिख सकते हैं 0.754, और इसको फिर लिखा जा सकता है 8 धन 0.7 धन 0, जैसे 0.7 है ये, और फिर 0.5 है ये, फिर धन 0.004 है ये। इतना जोड़ने पे ये सब आया है। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 8 धन, इसको 7/10 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव है। अब ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, तो 5 और नीचे बटे में 100, और धन ये ऊपर नीचे 1000 से गुणा, तो 4/1000। ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप, 8 धन 7/10 धन 5/100 धन 4/1000। तो इस तरीके से ये आप एक तरीके से समझ सकते हैं विस्तारित रूप में क्या होता है कि जो संख्याएं हैं जो भिन्न है उनके योग को इस तरीके से दर्शा देते हैं। ये जो दशमलव संख्या से विस्तार करके ये लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, जोड़िए। यहाँ पे संख्याएं दी गई है जिनको जोड़ना है, 13.279, 3.000046 एवं 772.0000379। अब यहाँ पे दशमलव संख्याओं का जोड़ करना है, कुछ नहीं, बस इकाई के नीचे इकाई रखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा। ठीक है, 13.279 हो गया, फिर 3.0003 तो शून्य हो गया, फिर 4 6 हो गया, फिर इसके बाद देखिए 742.30 और 372। अब इसको जोड़ लीजिए। जोड़ते समय क्या ध्यान रखना है, जैसे दशमलव के बाद जो संख्याएं आ गई ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो कितना भी शून्य बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे देखिए 6 अंक तक दशमलव है, तो 3 शून्य बढ़ा देंगे, और यहाँ 5 अंक तक है तो 1 शून्य बढ़ा देंगे। अब जोड़िए 0 0 और 2, ये 2 हो जाएगा, 6 और 7 13 से लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 9 और ये 7 और ये 2 और दशमलव 3 3 6 और 2
8 और 5 और 7, 758.27983 यही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 1.4 को प्रतिशत रूप में बदलना है, तो ये प्रतिशत रूप में कैसे आएगा? 1.4 प्रतिशत चिन्ह लगाइए। प्रतिशत चिन्ह जहां भी लगाते हैं तो वहां पे 100 से गुणा करना होता है, तो ये हो जाएगा 100 से गुणा होगा तो 140, 2 स्थान दशमलव खिसक जाएगा, 140.0 रहेगा तो 140 लिख देंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 140%। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66, 18.5 प्रतिशत को दशमलव भिन्न में लिखिए। 18.5 प्रतिशत को दशमलव भिन्न में लिखना है, मतलब कि भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि प्रतिशत में जो दिया गया है इस प्रतिशत को आपको हटा देना है और आपको इसको भिन्न के रूप में लिख देना है। देखिए 18.5 प्रतिशत है, तो प्रतिशत चिन्ह जहां से हटता है वहां 1/100 से गुणा हो जाता है। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा 18.5/100 और 100 से भाग जब होगा 2 स्थान दशमलव इधर आएगा तो ये हो जाएगा 0.185, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67, 112, 252 तथा 99 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए 112, 252 और 99 इसी का लासा आपको लेना है। तो सबसे पहले देखिए भाग किससे जा रहा है? 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से भाग ले जाएंगे, ये हो जाएगा 5 और 6, 56 बार, 1, 2 और फिर 6 बार, और ये नहीं इसमें जा रहा है तो इसको ऐसे लिख लीजिए। फिर 2 से ले जाइए तो ये जाएगा कितना बार? देखिए 2 और फिर 8, 28 बार, और ये 6 और 3, 63 बार, और 99 फिर 2 से जाएगा अभी, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 63 और 99। लासा में हम देखते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या से अगर भाग जा रहा होता है तो भाग जो है वह हम ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से भाग गया था, फिर 2 से अभी देखिए 14 में भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 63 और 99। अब देखिए इसके बाद 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, 3 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 और 1 और ये हो जाएगा 3 और 3। फिर देखिए 3 से भी भाग जा रहा है तो ये 7 और ये 7 और ये 11। फिर अभी इसके बाद भी भाग जा रहा है तो भाग ले जाएंगे। देखिए 7 से अब भाग जाएगा तो ये हो जाएगा, 7 से जब भाग जाएगा ये हो जाएगा 1, 1 और 11, फिर 11 से भाग जाएगा तो सभी 1 हो जाएंगे। जहाँ पे सभी 1 हो गए वहां पे छोड़ दिया हमने, और लासा लिखेंगे तो इन्हीं सब का गुणा कर लेंगे। लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और एक 4 बार गुणा 2 का, फिर गुणे 3 का गुणा 2 बार, फिर गुणे 7 गुणे 11। अब इसी को कैलकुलेट करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 गुणे 9 और गुणे 77। अब देखिए 16 का गुणा 9 में होगा, यानी कि 16 9 कितना हो जाएगा? 144 और गुणे 77, वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए 144 में 144 में गुणा कर लीजिए 77 का, तो 7 चौक 28, साथ ही लगा 2, 7 चौक 28, 2 30, साथ ही लगा 3, 7 एक नम 7 और 3। ठीक, फिर गुणा करेंगे तो यही आएगा, यानी कि 8 0 0 1, फिर ये हो जाएगा 8 8 0 1 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 11,088, ये आ जाएगा लासा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका लासा आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इस तरीके से हमने भाग देना स्टार्ट किया है और हम देखते हैं किन संख्याओं से भाग जा रहा है, जिनसे अगर एक भी संख्या में भाग जा रहा है तो भाग ले जाएंगे, और तब तक भाग ले जाएंगे जब तक सब 1 ना हो जाए। ठीक, सब 1 हो गया
तो जितनी बार भाग दिया गया है सभी संख्याओं का गुणा कर लिया, उसके बाद गुणा करके हमने निकाल लिया, हमको आंसर मिल गया, लासा मिल गया, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से जो छोटी संख्या जो 112 से भी कटेगी, 252 से भी कटेगी, 99 से भी कटेगी, वो होगी 11,088। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, 3/25 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। 100 से गुणा करेंगे, 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, 3 का गुणा 4 में होगा तो ये आ जाएगा 12%। उत्तर हो जाएगा कितना, 12%। 3/25 को प्रतिशत में लिखेंगे तो इसका मतलब होता है 12%। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 69 है, 1,64,138 में भाग हो रहा है 368 का, हल कीजिए। तो इसको नॉर्मली जैसे हम लोग भाग देते हैं वैसे इसमें भाग देने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए 1,64,138। अब इस संख्या को देखिए और इस संख्या को देखिए, यहाँ पे 3 अंक जो है वह 368 है, यहाँ पे 3 अंक 164 है, तो यानी कि 1 अंक और हमको लेना पड़ेगा, यानी कि 4 अंक की संख्या लिख के चलिए, तो ये हो गया 1641। अब ये है 368, तो लगभग 350 एक बार मान लीजिए, और 350 दूनी 700 और 700 का दूना करेंगे, यानी कि 350 का 4 गुना जो हो जाएगा हमारा वह 1400 लगभग हो जाएगा, और ये भी 1400 से ज्यादा, मतलब 4 बार आपका भाग पहली बार जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, और फिर 4 छक 24 हो जाएगा, 24 और 3 27 के 7 हो जाएगा, हासिल लगा 2, फिर 12 और 2 14, ये आ गया 1472। अब घटा लीजिए, तो यहाँ पे 1 से तो घटेगा नहीं, तो 11 से घटेगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे बचा है 3, फिर 1 हासिल आएगा तो 13 हो जाएगा, बचेगा 6, फिर यहाँ पे बचा कितना है 5, 169 बच गया। अब इसके बाद 3 आ जाएगा, फिर देखिए 4 बार ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1472, और ये हो गया 1, ये फिर हो जाएगा आपका ये 2, और फिर 221, और फिर ये आपका यहाँ पे बचा है 8। अब कितनी बार जाएगा देखिए, 5 बार अगर ले जाएंगे तो 3680, और इसका आधा कर लीजिए, उतना 5 बार होगा, यानी कि 1840 1840, और इसके बाद एक बार और ले जाए, अगर 6 बार ले जाएं तो एक जोड़ दीजिए, तो ये 8, और ये हो जाएगा 10 शून्य, और एक जुड़ेगा तो 12, और हासिल एक जो है वो 2208। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 बार जाएगा तो हो जाएगा 2208, और ये आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, यानी कि ये 446 बार जाएगा। तो ये आ गया आपका भाग देने पे, ये आ गया आपका भागफल, और 10 जो रह गया ये आपका रह गया शेषफल। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ गए, इसमें भाग देंगे तो भागफल 446 आ जाएगा, शेषफल जो आ जाएगा वह 10 आ जाएगा। ठीक, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। ये बस भाग जो है वह अंदाजे से मैंने आपको देना सिखाया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70, 2 सही 1/3 धन 4 सही 1/3 को हल कीजिए। अब इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7/3 और धन 12 और 1 13/3, यानी कि 20/3। अब 20/3 इसको लिखना चाहें अब तो 6 सही 2/3 लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 71 कह रहा है संख्या, एक संख्या है को शब्दों में विस्तारित रूप में लिखिए। तो देखिए क्या लिखा है, 3 3 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, तो ये संख्या है 33,23,400, और ये 6 नहीं 9 है देखिए,
459। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33,23,459। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शब्दों में 23,33,23,459। अब ये तो हमारा हो गया शब्दों में। अब इसके बाद हमको बोल रहा है विस्तारित रूप में लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले इसको देखिए। अब विस्तारित रूप में लिखने के लिए इस संख्या को केवल देखिए और इसके प्लेस को देखिए। ये देखिए 3 लिखा है और ये किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव, लाख, 10 लाख। 3 है 10 लाख के स्थान पे है, यानी कि 3 में गुणा हो जाएगा 10 लाख का। 10 लाख का, तो इस तरीके से 3 के आगे बाकी शून्य कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30 लाख। कितने अंक हैं? 3 3 6। तो ये आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव, लाख, 10 लाख, 30 लाख ये हो गया। फिर इसके बाद विस्तारित रूप में ही अगले 3 पे चलिए। तो ये 3 के आगे कितनी संख्याएं हैं उतने जीरो भर दीजिए। तो यहाँ पे 5 जीरो भर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 3 लाख। और इसके बाद फिर दो दो कौन से स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 20,000 हो जाएगा। 4 शून्य आएगा। ठीक, इसके बाद फिर अगले 3 पे हम चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इसके आगे है 3 संख्या है, 3 शून्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3,000 और ये हो जाएगा आपका फिर 400 और ये हो जाएगा 50 और ये धन 9। तो ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। मतलब इन संख्याओं का योग करने के बाद आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से विस्तारित रूप लिखा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, 9,999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो या अनुवर्ती लिखा रहे या उत्तरवर्ती लिखा रहे, बात एक ही है। उसका मतलब होता है जो दी गई संख्या है उसके बाद आने वाली संख्या। तो इसमें एक जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगी संख्या 10,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद 9,999 के बाद 10,000 आता है, यही हो जाएगा अनुवर्ती संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 73 है। प्रश्न संख्या 73 क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 जो है वह केवल 1 और खुद 2 से कटता है, इसी तरीके से 3 केवल 1 और खुद से कटता है, इसी तरीके से 5 केवल 1 और स्वयं यानी 5 से, इसी तरीके से 7 1 और 7 से कटता है, 11 भी 1 और 11 से ही कटता है। इसी बीच में 8 आप अगर देखें तो 8 जो है वह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं 8 से कटेगा, यानी 2 और 4 से भी कट रहा है। तो ये अभाज्य संख्या। बाकी ये सभी संख्याएं इस तरीके से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 74, 487 और गुणे 1008 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए आप 487 गुणे 1008। अब यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी संख्या हो गई है, तो इसको चाहे तो आप इस तरीके से नॉर्मली गुणा कर लीजिए, इस तरीके से ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको कुछ और भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 487 गुणे एक, इसको लिखा जा सकता है 1000 और धन 8। अब देखिए इसका गुणा करना आसान हो जाएगा। 4 8 7 का गुणा इन दोनों पदों में होगा, तो इसमें 1000 में गुणा होगा इस तरीके से, और धन 487 गुणे 8 ये हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो ये केवल 3 शून्य ऐसे आगे लग जाएगा। ये तो गुणा बहुत ही आसान हो गया। अब इसके बाद फिर 8 का गुणा करिए तो 8 सत्ते 56 के 6 हाथे लगा 5, 8 अठाईस 64 और 5 69 और इसके बाद हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38। यहाँ जोड़ कर लीजिए, जोड़ करेंगे देखिए 0 और 6 6, 0 9 9, 0 8 8 और इसके बाद 3 जुड़ेगा 7 में तो ये हो जाएगा 10
हासिल 1 लगा है तो हो जाएगा 9 और ये 4, यानी कि आ जाएगा 4,90,896। अब यहाँ तक दोस्तों आपने देख लिया प्रश्न संख्या 74 तक। अब इसके बाद इसके आगे के प्रश्नों को हम इसके बाद देखेंगे। उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 74 तक आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने कम से कम 5 मित्रों में आपको शेयर करना है। तो जरूर तुरंत अभी आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जहां शेयर कर सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आप लोगों को मिल पाए। ठीक, अब इसी तरीके से सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, तो सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे के प्रश्नों को हम अगले क्लास में देखेंगे और इसी तरीके से जल्द हम इसको समाप्त करेंगे। इसके बाद हमको लघुत्तरीय प्रश्न भी देखने हैं, तो सभी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। जो भी आपके ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।